जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है जो वो है संघीय संसद। संघीय संसद हम लोगों को पढ़ना है, ठीक, राइट। लेकिन 1-1.5 पेज लगभग हम लोगों का थोड़ा सा छूट गया था पिछली बार क्लास में ना। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कंटिन्यू है, इसी में चैप्टर ज़्यादा लंबा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, क्लास लंबी हो रही थी। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। लेकिन जो चैप्टर हम लोग को आज कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है संघीय संसद, ठीक ना, यूनियन पार्लियामेंट, ठीक। आइए देखिए, इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। देखिए एक चीज़, आप लोग ना बड़े घबराए घबराए से हुए लग रहे हैं, है ना, कि आराम से कंप्लीट कीजिए ना। आप लोग चीज़ों को देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, सर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। लेकिन आप ये देखिए कि जितना पढ़ा दिया गया है आपको, हिस्ट्री में एंशंट, मिडवल, पूरी ज्योग्राफी, आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करा दी गई है लगभग, ठीक। एक आध चैप्टर बचा हुआ है, उसको करा दूंगा। उसके बाद पॉलिटी लगभग 1/3 आप लोगों की कंप्लीट हो गई। जितना चीज कंप्लीट हो गया ना, पता आप लोग फेल क्यों होते हैं? देखिए मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। फेल पास होना सबकी अपनी अपनी क्षमता है। कोई बच्चा अभी शुरुआत किया है तैयारी करना, कोई बच्चा काफी दिन हो गया तैयारी करते करते, उस पर मैं। लेकिन फेल होने का असली कारण जो बच्चे होते हैं, पता है आपको, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके सिक्के में, आपके जेब में, सॉरी, आपके जेब में सिक्का डाला जा रहा है, बस डालते चले जाइए सिक्का, और नीचे से जेब फटी हो, नीचे से जेब क्या हो, फटी हो, तो उसमें रोज 100 सिक्का डालिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वही जेब सही हो, आप उसको सेव करके रखें उन्हीं बाकी पैसों को, तो अगर रोज 10 रुपए भी आपके जेब में आ रहे हैं तो वो काम आएंगे आपके, ठीक। 10 दिन बाद आपके पास 100 रुपए हुए, लेकिन रोज 100 रुपए जा रहे हैं और जेब जो है नीचे से फटी हुई है, तो वो रोज 100 रुपए गिर जाएगा, आखिरी दिन आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो उसी तरह है कि जो आपने पढ़ लिया आप उसको सेव कर नहीं रहे हैं, वो फटी हुई जेब से सारा ज्ञान जो है वो गिरता जा रहा है, आप रिवीजन कर नहीं रहे हैं, तो आखिरी दिन आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो आप लोग, समस्या ये है ना कि आप लोग पढ़ते नहीं है कम, आप लोग, मतलब कहने का कि आप लोग कम नहीं पढ़ते हैं ना, कम नहीं पढ़ते हैं आप लोग। सब लोग 4-6 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा ही पढ़ रहे होंगे, मुझे यकीन है, ठीक। लेकिन समस्या क्या है कि आप उसको रिटेन नहीं कर पाते। जो 4 घंटे पढ़ते हैं उसको अगले दिन रिवीजन नहीं करते हैं आप उसको, फिर ठीक ये भूल जाता है आपको, फिर वो कठिन लगने लगता है। तो स्लो पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, उसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं रहनी चाहिए, ठीक। तो पुराना रिवाइज कीजिए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। हम लोग चाहते थे कि हमारे जो टीचर हैं वो थोड़ा सा धीरे पढ़ाएं, ताकि हम लोग जो है रिवीजन करने का, हम लोग सारा फोकस अपना किस पे रखते थे, रिवीजन पे। और हमारे एक सर थे, वो कहते थे रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। और यही जो है सक्सेस की चाबी इसी में है। तो आप लोग आगे पढ़ लेंगे, कितना पढ़ लेंगे, रोज एक किताब पढ़ लें, कोई मतलब नहीं है। रोज 2 पेज पढ़ें, कायदे का पढ़ें, उसको दिमाग में कंठस्थ करें, आपकी परीक्षा निकल जाएगी, ठीक। अगर भूल गए तो फिर सब बेकार हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं रहता है ना। थोड़ा सा आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान देना जरूरी होता है, नहीं तो आपके पास भी समय कम है, हमारे पास भी समय कम, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को देखना था, यहाँ से हम लोगों को देखना था, जो सेक्शन हमारा छूट गया था, ठीक। तो यहाँ पहला जो वाक्य है वो क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू का था। यह लगभग कुल कितने वर्ष तक रहे थे? कुल कितने वर्ष? 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक। लगभग समझ रहे हैं कि 5 साल का एक कार्यकाल होता है, तो 15 साल, और उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री रह गए थे ये, ठीक है। उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री रह गए थे। क्लियर? तो सबसे लंबा कार्यकाल पूछेगा तो किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है, ठीक। फिर अगला जो प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ इस चैप्टर से कि हमारे देश की प्रथम प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी।
श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री थी, ठीक ना। और वो ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही, ठीक ना। 2 अलग अलग अवधि में प्रधानमंत्री रही हैं। खैर ये नहीं मतलब है आपका, बस इतना ध्यान रखें कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक ना। और इसके बाद यदि आपसे प्रश्न पूछता है, यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये अगर पूछे तो आपका दोनों प्रश्नों में उत्तर क्या होगा? आपका दोनों प्रश्नों में उत्तर क्या होगा? तो जब आपसे ये पूछेगा कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, तो आपका उत्तर होगा चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और जब पूछेगा आपसे कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। क्लियर? ठीक। सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री, सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन, ठीक ना, ठीक ना, मात्र 13 दिन। अगली बात हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री की, कि वह कैबिनेट मंत्री जिसका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा, वह कौन थे? जगजीवन राम, जगजीवन राम थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे पहली बार ये जगजीवन राम किस विभाग, इनको कौन सा विभाग दिया गया था? कौन सा विभाग दिया गया था? और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि एक ही विभाग का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक संभालने वाली मंत्री कौन थी? कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। इनको भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह इनका जो है मंत्रालय कौन सा था, मंत्रालय कौन सा था, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय। तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? सबसे पहले यह बात आप ध्यान रखिए, क्या संविधान में किया गया है? मंत्रिमंडल सचिवालय का उल्लेख कहां पर किया गया है? 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन यह कार्य करेगा। यह किसमें बताया गया है? 1961 के अंतर्गत, भारत सरकार नियम 1961 के अंतर्गत, यानी कि आजादी के बाद, आजादी के बाद यह बात बताई गई है, 1961 के अंतर्गत बताई गई थी, ठीक ना। और मंत्रिमंडलीय सचिवालय, ठीक ना, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, ठीक ना। और कैबिनेट सचिव जो है, कैबिनेट सचिव जो है वो क्या होता है? मतलब ऐसे भी अगर आपसे पूछ दे कि क्या कहते हैं, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यह आपसे प्रश्न पूछ दे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कैबिनेट सचिव। तो यानी ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ साथ, ठीक ना, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक ना। इनका कार्य क्या होते हैं? कार्य इनके क्या होते हैं? मंत्रिमंडल सचिवालय, ठीक ना, मंत्रिमंडल सचिवालय क्या करता है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। क्या करता है? कार्यसूची तैयार करता है। और साथ में मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है और साथ ही साथ समन्वय स्थापित करता है। क्लियर? मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? यह कभी आपसे पूछे या फिर सेंटेंस में दे तो आपका उत्तर वहां पे रहेगा
वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। चलिए, जो अगला चैप्टर है हमारा वो है संघीय संसद। कौन सा है? संघीय संसद। तो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद बनती है। राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद बनती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या संसद बन जाएगी केवल राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के? नहीं, राष्ट्रपति भी जब इसमें शामिल होंगे तब संसद बनेगी। तब संसद क्या होगी? बनेगी। क्लियर? तो संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ राष्ट्रपति। और यह बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 में बताई। क्लियर? देखिए, राज्यसभा जो इसमें है इसको कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। क्लियर? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? जो मैक्सिमम जो संख्या है वो कितनी है? 250। 250 है, ठीक ना? ये ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 80 में कि जो अधिकतम संख्या होगी राज्यसभा की वो कितनी होगी? 250 होगी। कितनी होगी? 250 होगी, ठीक ना? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है उम्र सीमा? 30 वर्ष। क्लियर ना? न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो कितनी है? 30 वर्ष है ना? फिर अगला जो है प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा का चुनाव अभी इसको छोड़ के रखिए, ठीक ना? इसको छोड़ के रखिए, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना? अभी जो कंटिन्यू चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू कर लें, वरना वो फिर बीच में ब्रेक लग जाएगा। बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक ना? अभी जो छोड़ा था पिछले क्लास में पढ़ा दिया, ये भी छोड़ा हूं, ये भी पढ़ा दूंगा। क्लियर? तो वर्तमान में टोटल कितनी होनी चाहिए? तो 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 245 है। कितनी है? 245 है। जिसमें से 12 सदस्यों को 12 सदस्यों कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस 245 में से 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? 12। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कौन से जो है मतलब क्या चीज जरूरी है इनके मनोनीत? भैया किसी को भी तो नहीं उठा के ले आके मनोनीत कर देंगे, तो उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए? क्या गुण होना चाहिए उनके अंदर मनोनीत होने के लिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो जब पूछेगा कि टोटल कितने सदस्य, तो 250। अभी कितने वर्तमान में? तो 245, ठीक। 12 सदस्य जो इसमें से नॉमिनेट होंगे, मनोनीत कर दिया जाएंगे, उनको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, सीधे कि आपको बिठा दिया जाएगा ना। लेकिन वो जो है उनमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो विशेषता क्या होनी चाहिए? या तो वो कला साहित्य, ये ऐसे दे देता है कि कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा ऐसे कुछ करके दे देगा, जिसमें से एक नहीं है। कौन सा इसमें से नहीं है ऐसे भी पूछ देगा। तो ध्यान रखें, पहला कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, समाज सेवी हो वो, या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, ठीक है। और बाकी 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 233 बचेंगे। अब पूछता है प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सी सभा जो है वो उसको विघटित नहीं किया जा सकता है या भंग नहीं किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान, है ना? तो ऐसे करके पूछता है।
कभी। तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो अब आप पूछेंगे कभी भंग नहीं होता है तो क्या इसके जो सदस्य हैं वो कभी रिटायर ही नहीं होते, कभी रिटायर ही नहीं होते, वो जो एक बार नया कैसे आएगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि इनका कार्यकाल फिक्स होता है कि एक व्यक्ति जो है वो 6 वर्ष तक जो है इस अपना कार्यकाल संभालेगा, ठीक ना। और हर दूसरे वर्ष प्रति 2 वर्ष के बाद जो है इसमें से 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। कितने, हर 2 वर्ष बाद लगभग कितने, 1/3, कितने, 1/3। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपसभापति की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, इनके बारे में कौन सा आर्टिकल है इनसे रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 89। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति, यानी कि जिसको राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा वो अपने आप खुद ब खुद पदेन, है ना, सभापति हो जाएगा राज्यसभा का। तो जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही जो है वो राज्यसभा का सभापति बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्यसभा जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। तो कौन चुनता है उपसभापति को, राज्यसभा, राज्यसभा स्वयं चुनती है, यानी इनका चुनाव होता है, इनका चुना जाता है, वो वाला चुनाव नहीं इलेक्शन वाला, इनका चुना जाता है उसी में से, ठीक है। नेक्स्ट है उपसभापति का पद रिक्त होना। तो उपसभापति कौन है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, उपसभापति, या फिर उनको पद से हटाया जाना। ठीक, तो उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद जो है वो रिक्त कर देगा। ठीक, संबंधित को सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वो अपना पद त्याग सकेगा। वो किसको त्याग पत्र देगा, लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को, किसको, सभापति को देगा, यानी उपराष्ट्रपति भी इसकी जगह शब्द जो है वो लगा सकते। क्लियर है ना। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय उसे सूचना कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, 14 दिन। ये 14 दिन तो बड़ा फेमस है, ठीक ना। कुछ नहीं समझ में आया और पूछे कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी तो लगा दी 14 दिन, अपने आप सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाता है। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए, बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वह राज्यसभा सदस्य इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा के सदस्य रहे या राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। तो जब ऐसे करके दे देगा आपको तो क्या करना होगा, आपको नाम ये चारों याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और मनमोहन सिंह। ये चारों जो है वो क्या रहे हैं, ये चारों राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। क्या होगा, पीठासीन नहीं होगा। यह बात किसमें की, अनुच्छेद 92, ठीक ना। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, साफ साफ दिया हुआ है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 249 क्या कह रहा है। टू 249 क्या कह रहा है। अब आ गई जो है वो किसकी बात, कानून के निर्माण की बात आ गई, कानून के निर्माण की बात आ गई। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है, आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के, उपस्थित जो लोग हैं और उनमें से जो लोग मत दे रहे हैं,
मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा कर देती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, ठीक ना। संसद क्या करेगी, उस विषय पर कानून बना लेगी। यानी कि स्टेट वाले सेक्शन में कोई चीज जो है वो स्टेट वाले सेक्शन में दी गई है, किस में दी गई, स्टेट वाले सेक्शन में, और उसको संसद मतलब वो यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में है। लेकिन अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का है, उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देगा। तो फिर क्या होगा, उस पर अस्थायी रूप से संसद कानून बना सकती। क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए अस्थायी, मैंने एक शब्द यूज किया था अस्थायी। तो देखिए इसमें ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ध्यान रखिएगा 2/3 बहुमत, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पेंसिल को पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। कितने, 2/3 बहुमत से कितना, ये जो थर्ड लाइन में दिया हुआ है देखिए, ये 2/3 बहुमत, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक, ठीक ना। तो अस्थायी रूप से पारित करेगी, और राज्यसभा क्या करेगी, इसको जब जब उसे लगेगा कि हाँ मतलब ये मतलब राष्ट्रीय तौर पर बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, तो उसको 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाती चली जाएगी। कितने वर्ष के लिए, 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि केवल राज्यसभा को, राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का के सृजन का अधिकार है। कितना, 2/3 बहुमत, कितना, 2/3 सदस्य। तो ये जो है स्पेशल पावर है किसका, राज्यसभा का, कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इसका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो कर सकती है, ठीक ना। इसका अखिल भारतीय सेवाओं। ये रहा संसद भवन के बारे में कुछ तथ्य, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको पढ़ लीजिए आप। तो ये 2/3 तो एकदम से याद रखिएगा, ठीक। संसद भवन का जो डिजाइन था वो कौन, सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था, ठीक है ना, 12-13 में तैयार किया था। ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट ये जो बॉक्स है ना, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यहां से कब एक प्रश्न आ जाए, देखिए इसको याद करना भी कठिन है, इसको याद करना भी कठिन है, लेकिन इससे प्रश्न भी आते हैं। समस्या यही है इसके साथ, सबसे बड़ी इस बॉक्स के साथ, ठीक, इस बॉक्स के साथ समस्या यही है कि इससे प्रश्न भी आते हैं। और ये डिजिट भी है, उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, लेकिन इससे प्रश्न भी आता है, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो देखिए इसको छोड़िएगा मत, कब एक प्रश्न आ जाए आपको कोई ठिकाना नहीं है इससे। कभी मैच द फॉलोइंग में आता है, कभी स्टेटमेंट में आता है, तो कभी कैसे अलग अलग तरीके में ये आता रहता है। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। कितने, 31 हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य हैं, कितने हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। कितने सदस्य, 31 सदस्य हैं, ठीक है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, 19 सदस्य हैं इसमें। कितने हैं, 19 सदस्य हैं इसमें, ठीक। नंबर 3 पे तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु में 18 सदस्य हैं। तमिलनाडु में कितने, 18। बिहार वेस्ट बंगाल दोनों में 16 हैं। कर्नाटक में 12, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिए, कर्नाटक के 12 बज गए, ठीक, कर्नाटक के 12। देखिए यूपी का याद रहेगा 31। उसके बाद नंबर 2 पे महाराष्ट्र है 19 के बाद, ठीक, एक कम है 18, किसका, तमिलनाडु का। बिहार और बंगाल दोनों पहले साथ में, मतलब एकदम सटे हुए राज्य हैं दोनों, तो दोनों में 16 हैं। कर्नाटक के 12 बज गए, ऐसे याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश और एमपी, आंध्र प्रदेश और गुजरात। देखिए पहले गुजरात है, बगल में एमपी है, उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, थोड़ा राइट साइड में आप बढ़ेंगे तो ये तीनों क्या होते हैं, 1 और 1 11, 1 और 1 11, ठीक ना।
क्या होता है इनमें बड़ा अच्छा संबंध है एक एक का, ऐसे करके कुछ ध्यान। अब क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। उड़ीसा और राजस्थान, उड़ीसा और राजस्थान ये दोनों में 10-10 हैं, केरल में 9, पंजाब असम में 7, तेलंगाना में भी 7। अब नीचे देखिए इनको याद कर लीजिए, 6 5 3 छोड़ करके उत्तराखंड में 3 है, ये ध्यान रख सकते हैं, और बाकी सब में 1 है, बाकी सब में 1 है। ठीक, जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1 है, पुडुचेरी में 1 है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा शुरू होगा ये धन विधेयक से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? धन विधेयक से। तो इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो क्या है? लोकसभा। लोकसभा आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ठीक, तो धन विधेयक जो है वो कहाँ पे पुनः स्थापित किया जा सकता है? लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक ना, उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाता है और ये कुछ सिफारिशें देगा, तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, राज्यसभा में कुल कितने दिन तक इसे रोका जा सकता है? 14 दिन तक इसे रोका जा सकता है, और उससे ज्यादा रोकने पर यह माना जाएगा कि धन विधेयक पारित हो गया, इसको पारित समझा जाएगा। तो धन विधेयक को राज्यसभा न अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। और बार बार ये पूछता है प्रश्न यहाँ से कि धन विधेयक राज्यसभा में, धन विधेयक कहाँ पर पुनः स्थापित किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, ऐसा करके पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं? 2 बार। ठीक ना, कितनी बार? 2 बार करते हैं। ठीक ना, यानी कि इन दोनों के सत्र में कितने का मैक्सिमम गैप हो सकता है? 6 माह का। ठीक है ना, 6 माह का। देखिए यहां से एक बार प्रश्न आया था, ये जो नीचे दिया, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक, गठन तो 3 अप्रैल को कर दिया गया, लेकिन बैठक 13 मई 1952 को किया गया। ठीक ना, और राज्यसभा में कौन कौन से वो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।